नमस्कार, मैं नेहा भारती और आज है 5 अगस्त। आज ही के दिन से ही 1 साल पहले कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था और कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया था। वहां से 35 है भी हटाई गई थी। उसको लेकर अभी 1 साल में कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और आज पूरा 1 साल बीतने के बाद वहां पर क्या बदलाव आए उसी को लेकर मैंने आज की वीडियो बनाई है और कुछ अपने पास पॉइंट्स भी लिखकर मैं इसमें लेकर आई हूं। जब वहां से 370 धारा हटाई गई थी सही 1 साल पहले, तभी मैंने एक अपनी वीडियो में ये बोला था कि शायद हो सकता है 370 वहां से हटाई गई है तो जिस तरह के वादे हुए थे उनमें से वादों में से कुछ वादे मैं आपको गिनवाना चाहूंगी कि जो वहां के उस टाइम गवर्नर थे, सत्यपाल मलिक उनका नाम था, वहां के हाली गवर्नर, उन्होंने ये कहा था कि हम 6 महीनों में जो वहां के युवा हैं उनको 50,000 नौकरियां देंगे। ये वादा किया गया था। बीजेपी की जो सरकार है वहां पर यह भी वादा किया था उन्होंने कि जो हम लोग हैं वो कश्मीर के हालात एकदम सुधार देंगे, कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो वहां पे आतंकवाद है वहां से खत्म हो जाएगा, वहां पर लोग जमीन नहीं खरीद पाते, जमीन खरीदने लगेंगे तो वहां पे फैक्ट्रियां बन पाएंगी, वहां पे इंडस्ट्रीज बन पाएंगी तो लोगों को रोजगार मिल पाएगा। जो वहां पे कश्मीरी जो है, जो बेरोजगार है, उनको बाहर जाकर रोजगार नहीं करना पड़ेगा, उनको खुद के कश्मीर में ही रोजगार मिलेगा। इस तरह के कुछ वहां पर वादे हुए थे। वहां से आतंकवाद खत्म करने की बात बहुत बड़ी और बहुत बड़े अक्षरों में ये कहा गया कि हाँ, हम आतंकवाद वहां से बिल्कुल खत्म कर देंगे, राज्य का विकास होगा। और खासकर जो वहां पर एकदम से गौर करने वाला मुद्दा ये था कि जो वहां से कश्मीरी पंडित जिनको निकाल दिया गया है, कश्मीरी पंडितों को वहां पर दोबारा से बसाया जाएगा। ये कुछ वादे वहां पर हुए थे। खैर, 1 साल पूरा हो गया है 370 को हटाए हुए। आइए हम ये देखते हैं थोड़ा सा कि 1 साल में क्या बदला, वहां पर नौकरियां कितनी दी गई, वहां के लोगों को इससे कितना लाभ हुआ, किस तरह से पूरा आतंकवाद वहां पर खत्म हो गया, पंडितों को कितना बसाया गया। तो इन्हीं के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है। सत्यपाल मलिक ने जो ये बात कही थी कि हम 50,000 नौकरियां देंगे 6 महीने में। और आपको एक बात बता दूं कि एक रिपोर्ट अनुसार, नौकरियों की बात यहां पर कर रहे हैं तो एक रिपोर्ट अनुसार वहां पर अभी तक इन 1 सालों में 4 लाख से ज्यादा नौकरियां छीन ली जा चुकी है। 4 लाख से ज्यादा नौकरियां वहां पर खत्म हो चुकी है। 50,000 नौकरी देने का वादा किया था, उसका तो खैर कोई लेना देना है ही नहीं। आतंकवाद की हम बात करें तो आतंकवादी जो हैं अब ज्यादा घुसपैठ कर रहे हैं हमारे कश्मीर में। पहले जितने थे उससे ज्यादा ही आतंकवादी अब घुसपैठ कर रहे हैं। इसके चक्कर में हमारे जो लोकल वहां के लोग हैं उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ रही है और हमारे जो आर्मी मैन हैं उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी, वो भी कई लोग शहीद हो गए। फैक्ट्री इंडस्ट्री की हम बात करें तो फैक्ट्री और इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा यहां पर आकलन है कि वहां पे अभी तक इन 1 साल में 44,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। एक रिपोर्ट अनुसार 44,000 करोड़ का नुकसान अभी तक कश्मीर को भुगतना पड़ा है। उसके बाद जमीन खरीदी जा सकेगी तो वहां पर जमीन खरीदकर कितनी फैक्ट्रियां बनी और वहां पे कितनी इंडस्ट्रीज बनी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहां पे एक तिनका, वहां पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है इंडस्ट्री के नाम पे और फैक्ट्रियों के नाम पे। राज्य का विकास होगा तो राज्य का विकास मैं आपको कैसे बताती हूं कि आज भी वहां पर लॉकडाउन लगा है, आज भी लोगों को वहां पे से घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। वहां पे आज भी उतने ही बुरे हालात बने बड़े हैं जितने 1 साल पहले वहां पर बने हुए थे। कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जाएगा तो एक कश्मीरी आकर ऐसा बता दे जो वहां पर अपनी जमीन दोबारा खरीद पाकर वहां पर बस गया है, तो किसी को भी वहां पर अभी भी किसी को वहां पर ना इन्होंने बसाया, ना वहां पर किसी को नौकरियां दी। नौकरियां और ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में नौकरियां वहां से छीन ली। आतंकवाद खत्म करने की बजाय आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ा है, जमीन कोई खरीद नहीं पाया है। और सबसे मेन बात, जो वहां पर जुल्म हुए हैं वो और ज्यादा बढ़ चढ़कर यहां पर सामने हमें दिखे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अभी दिल्ली में 2 महीने का जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली में सब लोग बहुत ज्यादा बिलबिला गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। या फिर दिल्ली में ही नहीं, हमारे पूरे भारत में लोग परेशान हो गए थे और लगातार वहां पर कभी कोई कुछ पहनकर, कभी कुछ पहनकर बाहर निकलना चाह रहा था छुप छुप के कि हम बाहर निकल जाएं।
इस चक्कर में पुलिस ने उनको काफी बार टॉर्चर किया, काफी बार मारा भी। इस तरह की घटनाएं हमें रोज गोदी मीडिया में दिखती ही रही। पर वहां पर आज तक 1 साल हो गया पूरा, वहां पर लॉकडाउन लगा पड़ा है। हम यहाँ की बात करते हैं अपनी लोकल लोगों की, जो कश्मीर में नहीं रहते हैं, उन लोगों की बात करते हैं कि अगर हमारा 4G के नीचे 3G नेट भी चल जाता है तो हम पागल हो जाते हैं कि स्पीड नहीं आ रही है। वहां पे आज थोड़ा बहुत नेट दे दिया गया है तो वो स्पीड है 2G। आज भी वहां पे फोन कनेक्शंस काटे हुए हैं, आज भी फोन कनेक्शन वहां पे नहीं हुए। 370 जब धारा लगी, वहां पे 370 धारा जब हटाई गई, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि वहां के लोगों को उसी दिन, 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो उसी थोड़े दिन पहले ही वहां पे जो टूरिस्ट थे, जो दूसरे शहरों से घूमने टूरिस्ट कश्मीर गए थे, उनको पहले ही बोल दिया गया अपने घर पहुंच जाइए, अपने घर चले जाइए। 370 वहां पे हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो अपने घर पहुंच गए थे। पर किसी कश्मीरी को ये नहीं बताया गया कि आप अपने घर चले जाइए। उन हालातों में ये हमें सीन देखने पड़े, गोदी मीडिया के भी द्वारा हमने वहां पर देखा कि जो स्टूडेंट्स है वो यही रह गए, उनके माँ बाप से वो नहीं मिल पाए, कई महीने तक वो यहीं पड़े रहे। उनके पास खाने को नहीं था, उनके पास सही से सामान नहीं था, क्योंकि सारी जो व्यवस्था है कनेक्शन की वो काट दी गई थी। मतलब यहाँ के लोग कश्मीरियों से कनेक्ट रह ही नहीं सकते। जमीन की बात करते हैं, जमीन खरीदने की, तो वहां पे उस टाइम अंधभक्तों ने खूब आगे आके बोला था कि हम तो कश्मीरी लड़कियों से शादी करेंगे। फिर उन्होंने ये बोला कि भाई हम तो वहां पे जमीन खरीदेंगे, डल लेक जो झील है वहां पे जमीन खरीदेंगे। तो उनकी इतनी औकात नहीं है कि आज तक उन्होंने कश्मीरी किसी लड़की को देखा भी हो पास से, शादी करने तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उन्होंने जमीन कितनी खरीद, तो जमीन पे क्या आज तक उन्होंने कश्मीर की घास तक पर पैर रखने की उनकी औकात नहीं है। आज तक उन्होंने वहां पर पैर तक नहीं रखा होगा, पर बहुत लंबे चौड़े वादे करके उन्होंने ये कहा कि हम जमीन खरीदेंगे, लड़कियों से शादी करेंगे, और बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी वहां की लड़कियों से। और उसके बाद जब वहां के लोग भी इस तरह, मतलब जो दूसरे लोग हैं वहां पे जब बोलने लग गए कि आप इस तरह बातें मत करिए, आपकी बहन को कोई बातें करेगा, तो वो गाली बकने लग जाते थे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे राज्य का विकास कितना हुआ। तो विकास तो हमें पता ही है कितना हुआ। आज तक हमें इन 6 सालों में जो हमारी बीजेपी की सरकार हमारे देश में रही, उन्होंने उन 6 सालों में हमें एक ही विकास दिखा, वो है हमारा, सबको पता है, विकास दुबे, जिसका इनकाउंटर हो चुका है। उसके अलावा कोई विकास दिखा नहीं। कश्मीर में क्या, किसी भी राज्य में अभी तक कोई विकास नहीं दिखा है, और कश्मीर के हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, जब उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी, तो महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। उसके बाद उनको जब ये लगा कि महबूबा मुफ्ती हम पे भारी पड़ने वाली है, हम पे भारी पड़ रही है, तो उन्होंने एक चीज स्टार्ट करी। उन्होंने 3 साल जब सरकार चला ली, 3 साल के बाद उन्होंने वहां पे उनसे अपना समर्थन वापस करके राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। राष्ट्रपति शासन लगते ही उनका राज अपना हो गया, और उसके बाद उन्होंने वहां पे जितने भी बड़े बड़े नेता थे, फारूक अब्दुल्ला कह लें, उमर अब्दुल्ला कह लें, या फिर महबूबा मुफ्ती कह लें, ऐसे छोटी बड़ी पार्टियों के काफी सारे नेताओं को वहां पर एक तरीके से कैद कर दिया गया, जो आज भी कैद ही हैं। कुछों को छोड़ा गया है, काफी सारी उनके ऊपर पाबंदियां लगा के, पर अभी भी काफी सारे लोगों को वहां पर कैद कर दिया गया है। उनके घरों से उनको उठाकर लाकर कैद कर दिया गया है। कश्मीर के हालातों के बाद हमारी सरकार ने कश्मीर पे कितना ज्यादा काम किया, और उसके बारे में आज हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला, उसके बारे में भी आपको मैं क्लियर करना चाहूंगी कि आज के दिन उन्होंने राम मंदिर बनाने का फैसला किया, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सब लोग मेरी बात ये कान खोल के सुन ले कि ये जो फैसला था वो हमारे प्रधानमंत्री का नहीं था, हमारे मुख्यमंत्री का नहीं था, ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का कि वहां पर राम मंदिर बनाया जाएगा, वो पुरुषोत्तम राम जी की जगह है। मैं किसी की आस्था को हर्ट नहीं करना चाहती। अच्छी बात है कि आपकी आस्था है राम मंदिर से, आप पूजा करिए, वहां पर भूमि पूजन करिए, सब कुछ करिए। पहली बात, अगर भूमि पूजन होता है ये साधुओं का काम होता है, ये हमारे प्रधानमंत्री या फिर हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का काम नहीं है। ये सब साधु संतों का काम होता है भूमि पूजन का, वो खुद ही कर लेते हैं। पर शायद राजनीति ज्यादा चमकानी है, और 6 सालों में आज तक यही होता आया है, तो बीजेपी ने इस बार भी यही कहा, और काफी सारे अलग अलग एक्शन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री हमें राम मंदिर में अभी भूमि पूजन जहां पे हुआ है वहां पर दिखे। खासकर जो हमारे पूरे भारत का जो मुख्य इंसान होता है वो होता है राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति, क्योंकि
ये लोग उनको अछूत मानते हैं, उनको इनवाइट तक नहीं किया गया। पहले उनकी बात अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि वही इंसान है जिनको मंदिर में घुसने के बाद मंदिर को शुद्ध किया गया था, क्योंकि उनको ये नीच जात मानते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति के साथ जब ये हो रहा है तो आम लोगों की आप सोच लिए कि क्या सिचुएशन होगी, क्या एक तरीके से आम लोगों को क्या क्या फील करना पड़ रहा होगा, जो कास्ट, अदर कास्ट इन सब चीजों से आते हैं या फिर एक रिलीजन से आते हैं पर्टिकुलर, जिससे ये लोग नफरत करते हैं। आज सोशल मीडिया पे भला ही चल रहा हो कि हाँ ये है वो है राम मंदिर, पर मुझे लगता है कि ये हालात सबसे ज्यादा खराब हालात है हमारे भारत के लिए। क्यों है? क्योंकि हम इस टाइम कोविड-19 यानी कोरोना से गुजर रहे हैं। आज हमने रोज के केस आने, यहाँ वैसे तो हम अमेरिका से पीछे हैं कोरोना में, पर फिर भी जो रोज के केस आने में हमने अमेरिका को भी पछाड़ दिया है, यानी रोज के केस ज्यादा आ रहे हैं हमारे यहाँ अमेरिका से भी ज्यादा। और उसके बाद हमारा कोई कोविड-19 पेशेंट नहीं, लोग लगातार मर रहे हैं, लोग अपनी लगातार जान गंवा रहे हैं। भारत में कोई वैक्सीन बनाने की तैयारी नहीं है। आज अगले दूसरे देश जो हैं वैक्सीन में बनाने में लगे पड़े हैं, लोग हॉस्पिटल्स बनाने में लगे हुए हैं, ऐसी चीजें बनाने में लगे हुए हैं जिससे कोविड-19 को खत्म कर दिया जाए। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने पूरा कोविड-19 को खत्म कर दिया, पर हमारे भारत के लिए एक मुद्दा बना हुआ है और वो मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर से इनके जो बहुत सारे नेताओं के मैं आपको बयान बताना चाहूंगी कि उन्होंने बोला कि राम मंदिर आते ही कोरोना खत्म हो जाएगा। खैर आज भूमि पूजन हो गया है, तो कल से मैं ये देखना चाहती हूँ और मैं ये उस मंत्री को भी देखना चाहती हूँ बोलते हुए कि कोविड-19 अगर कल से खत्म नहीं हुआ तो आप देख लीजिए। फिर आपने बोला राम मंदिर आते ही कोविड-19 खत्म हो जाएगा, आज राम मंदिर आ गया, कल कोविड-19 खत्म होना चाहिए। एक ने कहा कि आप भाभी जी पापड़ खाइए कोरोना भगाइए, वो इस तरह की एड्स में दिखा, इस तरह के उन्होंने बोला कि आप पापड़ खाइए, मतलब पापड़ खाने से खत्म हो जाएगा। एक की अगर हम बात करें तो गोडसे प्रेमी, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने ये बात कही कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और कोरोना भगाइए। तो मतलब इस तरह कोरोना भगाने के लिए हम इस तरह से काम करेंगे। काफी सारे लोगों ने कहा कि गौमूत्र पीजिए उससे कोरोना खत्म हो जाएगा, कोई दवाइयां मतलब ढोंगी दवाइयां बनने लगी। खैर उनसे कोरोना खत्म तो नहीं हुआ, लगातार बढ़ता जा रहा है, पर फिर भी हमारे लिए एक मुद्दा बना हुआ है जिससे आज सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और वो मुद्दा है राम मंदिर। पर मुझे लगता है कि इस टाइम जब हमारा भारत बहुत ज्यादा भूखमरी से गुजर रहा है, हमारे यहाँ लगातार लोग सुसाइड कर रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, बहुत सी नौकरियां छिन चुकी हैं, लोग बेरोजगार अपने घर पे बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि ये टाइम है सोचने का कि हम किस तरह से जो हमारी इकोनॉमी है, जो जमीन तले खिसक चुकी है, उसको हम दोबारा से ऊपर कैसे लाएं, जो हमारे पेशेंट्स है कोविड-19 के उनको ठीक कैसे किया जाए, वैक्सीन बनाने की तैयारी की जाए, किस तरह के उपायों से हम कोविड-19 को भारत से खत्म कर सकते हैं, ये सोचा जाए। पर ये कोई नहीं सोच रहा है। एक ही मुद्दा बना हुआ है यहाँ पे, राम मंदिर। अगर मुझे लगता है कि जय श्री राम का जो नारा देते हैं, जय श्री राम के नारे के लिए उसी के अगर ऊपर उस जगह पे नहीं, उसी को नाम को देखते हुए अगर एक नारा बनाते जय श्री राम अस्पताल, जय श्री राम हॉस्पिटल, तो शायद आज हम भी खुश होते और शायद जिसके नाम पे उन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया है बीजेपी वालों से, वो भी खुश हो जाते। पर लगातार लोग मर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है लोगों की जान जब तक नहीं होगी, जब तक उनकी आस्था नहीं होगी, जब तक उनका कोई पूजन नहीं होगा, तो जान सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से। तो जान को ये बिल्कुल नहीं देखते हुए सिर्फ लोगों की आस्था में लगे हुए हैं, अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। तो मेरी ऊपर वाले से, ईश्वर से, अल्लाह से, राम से बस एक ही दरख्वास्त है कि कृपया करके हमारे इन लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि दें भगवान। थोड़ा तो इनके अंदर दिमाग लिया है अल्लाह कि कुछ तो इनका ठीक हो पाए और हमारे जो हालात हैं, जिस हालातों से हम गुजर रहे हैं, उस हालात से हम बाहर आकर अपने भारत को एक अच्छा देश दोबारा बना सके। जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी नौकरियां हैं जो जा चुकी है, उनको दोबारा से हम ला सके। तो मेरा इस वीडियो का बस एक ही एम था, एक ही मेरे को उम्मीद है आपसे कि आप इन चीजों को समझिए। और खास कर जाते जाते अपने दलित भाइयों से अपनी वीडियो खत्म करते हुए यही कहना चाहूंगी कि आज अगर आप राम मंदिर के नाम पे खुश हैं
तो एक बार उस राम मंदिर में जाकर अगर आपको पैर रखने दिया जाए तो आप भी देख लीजिए, हम भी देख लेंगे, फिर आप खुश होएं। उसके बाद अगर आपको वहां पर पूजन करने के लिए बुलाया जाए या फिर किसी भी चीज के लिए बुलाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप जाइए वहां पर पूजा करके आइए। पर मुझे लगता है कि शायद आपको नहीं जाने दिया जाएगा, तो एक बार अपने दिमाग से काम लीजिए। सब लोग सोचिए कि ये राजनीति चमकाने के लिए क्या कर रहे हैं। राम मंदिर बहुत पहले बन सकता था, अभी क्यों बना, काफी सारी चीजों को दबाने के लिए क्यों बना। तो कृपया करके मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।